हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 2 एवं बीए पार्ट 2 सब्सिडरी के पेपर 2 में एबनॉर्मल साइकोलॉजी के इतिहास के बारे में क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम बताना चाहेंगे कि पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि 1800 से 1950 ईस्वी तक मानसिक रोगियों के क्या इतिहास थे, कौन कौन सी बीमारियों पर चर्चा हो रही थी और उनके कारणों के बारे में मनोवैज्ञानिकों का क्या मत था। उसी समय हमने चर्चा करते हुए आपको आधुनिक मनोविज्ञान के जनक डॉक्टर सिगमंड फ्राइड के कंट्रीब्यूशंस की चर्चा की थी एवं उनके द्वारा किए गए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यों की चर्चा की थी। और यह भी हमने बताया था कि 1900 ईस्वी में उनके द्वारा द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम पुस्तक की जो चर्चा की या उन्होंने प्रकाशन किया, वह असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में मानसिक रोगियों पर या मानसिक रोगियों के बारे में बताया गया सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से एक है, जो आज भी प्रासंगिक है। इसमें उन्होंने जो ड्रीम एनालिसिस फ्री एसोसिएशन मेथड की चर्चा की, उसको समेटते हुए आगे उन्होंने साइको एनालिसिस मेथड की चर्चा की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण माना गया। उनकी ख्याति इतनी फैल गई कि पूरे विश्व से मनोविज्ञान को जानने वाले, समझने वाले कई लोग उनका डिसाइपल बनने के लिए, शिष्य बनने के लिए उत्सुक हो गए और विभिन्न क्षेत्रों से उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग दौड़ने लगे। उसमें कुछ नाम हम बताना चाहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हुए, जो उनके शिक्षा दीक्षा प्राप्त करके मनोविज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम किया। अतः सिगमंड फ्राइड महोदय को अपने आप में एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र, एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी या एक बहुत ही बड़ा लाइब्रेरी भी कह सकते हैं। बर्लिन से आने वाले एक मनोवैज्ञानिक जिसका नाम कार्ल अब्राहम था, ज्यूरिख से कार्ल जुंग, लंदन से जोन्स, अमेरिका से ए ब्रिल तथा वियना के आसपास से, चूँकि वियना में ही रहते थे फ्राइड, अतः वहाँ के स्थानीय अल्फ्रेड एडलर का नाम बहुत ही मशहूर हुआ, जो उनसे शिक्षा लेने के लिए शिक्षा लिए और मनोविज्ञान के क्षेत्र को काफ़ी विकसित किया। इन्हीं छात्रों में कार्ल जुंग तथा एडलर महोदय का नाम हम लोग काफ़ी महत्वपूर्णता के साथ, काफ़ी इज्जत के आदर के साथ लेते हैं। बाद में चलकर जो न्यू फ्राइडियन के नाम से भी कई मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने फ्राइड के कॉन्सेप्ट को माना, उसकी भी हम लोग चर्चा किए और करते हैं। अभी हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ्रेड एडलर का जो साइकोलॉजी था, वह फ्राइड के मनोविज्ञान से ही पैदा हुआ था, जिसको हम लोग इंडिविजुअल साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो वह और जो कार्ल जुंग थे, उन्होंने विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान या एनालिटिकल साइकोलॉजी के नाम से एक अलग विचारधारा की शुरुआत की। परंतु मूलतः वह दोनों मनोवैज्ञानिक, चाहे वह जुंग हो चाहे एडलर हो, अलग अलग उन्होंने विचारधारा जरूर प्रस्तुत की, लेकिन मूलतः वह फ्राइड के ही शिष्य थे। फ्राइड जब 53 वर्ष के थे तो 1909 ईस्वी में अमेरिका में उनकी मुलाकात स्टैनली हॉल में स्टैनली हॉल के द्वारा बुलाने के क्रम में उनकी मुलाकात हुई, जहाँ पर उन्होंने साइको एनालिसिस पर जो भाषण उन्होंने दिया या जो पेपर उन्होंने प्रेजेंट किया, उसकी काफ़ी सराहना की गई।
जर्मन सैनिकों के द्वारा जब 80 वर्ष के वो थे तो वह हिटलर के जर्मन सैनिकों के द्वारा उनको पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद उनको जेल में बंद कर दिया गया। ऐसी स्थिति में उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति डामाडोल होने लगी और उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी। उनके कुछ शिष्यों ने उनको किसी तरह उन सैनिकों से छुड़ाया। बाद में चलकर 83 ईयर्स के एज में कैंसर हो जाने के वजह से फ्राइड महोदय की मृत्यु हो गई। लेकिन फ्राइड के द्वारा किया गया काम मानसिक रोगियों के लिए एक वरदान साबित हुआ और मानसिक रोग का बहुत सी गुत्थियों को सुलझाने में उनके कई विधियों की सराहना आज भी की जाती है और उपयोग में भी उसको लाया जाता है। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक काल जो कि 1801 से 1950 तक का माना जाता है, उसमें हम लोग एक और मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक एडोल्फ मेयर का नाम, जो कि स्विट्ज़रलैंड के में रहते थे, उनका नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं। वो बाद में चलकर अमेरिका में आके बस गए और मानसिक रोगियों पर उनके द्वारा किया गया काम भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। एडोल्फ मेयर महोदय ने साइकोबायोलॉजिकल व्यू पॉइंट के आधार पर मानसिक रोगियों के इलाज की चर्चा की, जिसे मनोजैविक दृष्टिकोण से भी जाना जाता है। उनका मत था कि मानसिक रोगियों का उपचार मानसिक तथा दैहिक दोनों आधार पर किया जाना चाहिए, न कि किसी एक आधार पर। इस तरह से उनके विचारधारा में क्रैपलिंग, ग्रीसिंगर और फ्राइड, वो तमाम मनोवैज्ञानिकों के विचारधारा को समाहित कर दिया गया, सबको मिला दिया गया और उसके आधार पे मानसिक रोगों की चर्चा की गई। अमेरिका आने पर काफ़ी मानसिक अस्पतालों में वो कार्य करते रहे। उसके बाद न्यूयॉर्क स्टेट साइकियाट्रिक संस्थान के निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, जहां वो काफ़ी वर्षों तक वहां काम करते रहे। मेयर के मनोजैविक जो सिद्धांत थे, उनके अनुसार मानसिक रोग की उत्पत्ति में व्यक्ति का सोशल एनवायरनमेंट भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। अतः उन्होंने सामाजिक वातावरण के महत्व को भी स्वीकारा। यही कारण है कि रेनी नामक मनोवैज्ञानिक ने 1957 ईस्वी में जो मेयर एडोल्फ मेयर महोदय का जो कॉन्सेप्ट था, उसके बारे में कहा कि उनका वह सिद्धांत मनोजैविक सामाजिक सिद्धांत साइको बायोसोशल थ्योरी के नाम से भी रेनी महोदय के द्वारा नाम दिया गया मेयर महोदय के कंट्रीब्यूशन को। मेयर का विचार था कि मानसिक रोगियों की उपयुक्त चिकित्सा तभी संभव है जब उसके जैविक पदार्थों से संबंध था कि जो विटामिन्स, मिनरल्स, हार्मोन्स आदि को संतुलित रूप किया जाए। व्यक्ति में यदि इसकी मात्रा, हार्मोन्स, विटामिन्स, इन सभी की मात्रा संतुलित नहीं होगी तो व्यक्ति मानसिक रूप से असामान्य हो सकता है। इसके अलावा उन्होंने घरेलू वातावरण एवं इंटरपर्सनल रिलेशन या पारस्परिक संबंध में मधुरता या सामंजस्य की बात की और उनका कहना था कि यदि इन सबों में समावेश नहीं होगा तो मानसिक रोग नहीं ठीक हो सकता है। अतः म्यूचुअल एजुकेशन और मानसिक रोगियों के उपचार के लिए उन्होंने दोनों में सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने की बात की। अब ऊपर के बात से स्पष्ट है कि जो मेयर का विचार था वह असमानता को समझने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की बात वो करते थे, होलिस्टिक अप्रोच की चर्चा करते थे। इन अदर वर्ड्स, जो मेयर का जो असमानता का अध्ययन था वो जैविक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक तीनों दृष्टिकोण से करना आवश्यक समझते थे। अब हम अंत में जो असामान्य मनोविज्ञान का इतिहास है या मानसिक रोगियों का इतिहास है, उसके अंत में जो 1951 से लेकर आज तक की स्थिति है उस पर हम चर्चा करेंगे
और देखेंगे कि इस अवधि में मानसिक रोगियों के इलाज की क्या व्यवस्था रही है और क्या नए नए दृष्टिकोण पैदा हुए या उसकी बात हुई है। तो जब हम 1951 के बाद का मानसिक रोगियों के इलाज से संबंधित हम अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो पाते हैं कि चूँकि इसमें किस्कर महोदय जो 1985 ईस्वी में अध्ययन किया और मानसिक अस्पतालों की चर्चा की, तो उसमें कहा कि बहुत से मेथड्स तो पुराने ही अपनाए जा रहे हैं, परंतु मानसिक अस्पतालों की स्थिति सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभर कर आई और आज के दिनों में 24 घंटा इमरजेंसी सेंटर्स, इमरजेंसी केयर, पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, आउट पेशेंट केयर और सबसे बड़ी बात है कि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण एवं परामर्श केंद्र खोल दिए गए। बहुत तरह के काउंसलिंग सेंटर्स खुले जिसके आधार पर मानसिक रोगियों का इलाज होने लगा। खासकर अमेरिका एवं कनाडा में आके इन सब बिंदुओं पर काफ़ी ही प्रयास हुआ। इसके पहले जो स्थिति थी उसमें 1950 के पहले वाली स्थिति में हमने देखा कि मानसिक रोगियों को एक बंद कमरे में अमानवीय व्यवहार के साथ ठूस दिया जाता था। स्वच्छ वातावरण, स्वस्थ उसमें जो है सो इन्वायरमेंट, फिजिकल एटमॉस्फेयर भी स्वस्थ नहीं रखा जाता था। अंधेरे कमरों में बिना हवा के उनको डाल दिया जाता था। तो उन सब चीज़ों की समाप्ति हो गई। अब एक नया रूप ले लिया गया और मानसिक रोगियों का इलाज सामान्य रोगियों के तरह भी होने लगा। कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स का जो आधुनिक रूप है उसे हम लोग क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स के नाम से भी जानते हैं। और इस आधार पे अब पहले की अपेक्षा बहुत ही संवेदनशीलता आ गई और नए तरीके से अब इलाज होने लगा। बल्कि आधुनिक युग में तो हॉटलाइन टेलीफोन सेंटर्स की संज्ञा भी मनोवैज्ञानिकों ने दी और इलाज का उपयोग जो है, इलाज का तरीका मोबाइल से भी होने लगा और चिकित्सा की व्यवस्था उनको की जाने लगी। लॉस एंजल्स एवं बच्चों के लिए चिल्ड्रंस हॉस्पिटल्स में कई केंद्र प्रारंभ किए गए और इस तरह देखा गया कि जो एडवांस कंट्रीज़ थे वहाँ मानसिक अस्पतालों की संख्या लगातार बढ़ोतरी होती गई। इस तरह आज का जो मनोविज्ञान का असामान्य मनोविज्ञान या मानसिक रोगियों के इलाज की बात होती है तो हम देखते हैं कि 1951 ईस्वी से आज तक में काफ़ी आमूलचूल परिवर्तन हुआ। अब हम लोग यह भी देख रहे हैं कि मानसिक असामान्यता को एक शारीरिक रोग के ही तरह समझा जाता है और उसके इलाज के लिए हम लोग मानवीय पहलू के आधार पर ही इलाज करते हैं। अब कोई अंतर मानसिक रोगियों में एवं शारीरिक रोगियों में रह नहीं गया है। अब हम पूरी बातों को देखेंगे तो पुनः एक बार चर्चा करना चाहेंगे कि हम लोग 3 प्रकार के फेजेज की चर्चा की मानसिक रोगियों को समझने के लिए। जो सबसे पहला फेज था वह देवी देवताओं एवं दुष्ट आत्माओं के आधार पे इलाज की बात करने का फेज था। दूसरा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या मानवीय पहलू के आधार पे मानसिक रोगियों के इलाज करने की बात होती थी। एवं जो 1950 के बाद का जो फेज था वह आधुनिक तरीके से कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स या क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर्स को बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोल के मानसिक रोगियों के इलाज की बात होती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि मानसिक रोगियों के इलाज की इतिहास की मानसिक रोगियों के इलाज के लिए और उसके कारणों के निदान का क्या इतिहास रहा। तो इस तरह से आज जितने भी एबनॉर्मल साइकोलॉजी का जो उत्पत्ति हुई मानसिक रोगियों के खासकर कारणों को मानसिक रोगियों के इलाज के संबंध में एवं निदान के संबंध में उसका विस्तृत अध्ययन हम लोगों ने किया। तो आप लोग इसको एक बार पुनः रिवाइज करें और फिर से देखें और यदि कहीं कोई परेशानी हो, कहीं कोई प्रश्न हो आपके मन में तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके ज़रूर पूछें। थैंक यू।